नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस मंच पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं झज्जर हरियाणा से डॉक्टर परगट सिंह जाथोल जी। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि 2009 से सर जो है वो टीचर एजुकेटर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने ICSSR का एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि इम्प्रेस स्कीम के अंडर जो है आया है, उन्होंने समाप्त किया है, जिसका टाइटल था हरियाणा में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यवसायों का अध्ययन। समय समय पर सरकार द्वारा चलाए गए अनेक कार्यक्रमों में भी ये हिस्सा लेते रहते हैं। अब तक इनकी 3 किताबें और 13 से ज़्यादा रिसर्च पेपर आ चुके हैं। और इसके साथ ही ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भी जो है संभाषण के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इनकी जो है सर को लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ है और सर लिखते भी रहते हैं, जैसा हम उन्हें सुनते रहते हैं। तो सर के लिए 2 पंक्तियां जो है मैं कहना चाहूँगी कि स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया रखा हमारा मान, कैसे प्रकट करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। तो सर, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना कीमती समय जो है हमें आप देने के लिए तैयार हुए। और सर आप हाँ, शुक्रिया गरिमा। वैसे मैं इतना बड़ा साहित्यकार तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि उस रास्ते पर हूँ। जी और बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को मैंने पढ़ा है। जी और उनको पढ़ने के बाद थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई कि मुझे भी लिखना चाहिए। और हर एक संवेदनशील कोई भी जिसके अंदर एक दिल है ना, और वो संजीदा है, जी और जो आसपास की घटनाओं को बहुत अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व कर सकता है, तो उसके उसको उसका दिल करता है कि वो लिखे। जी लिखने की जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत मेरे कॉलेज टाइम में हुई थी। जी तो कॉलेज टाइम में मैंने बहुत कुछ लिखा गरिमा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मुझे उस लिखे हुए पे बड़ी शर्म आई। जी और मैंने वो सारा जितना भी लिखा हुआ था उसको ढूंढा, और ढूंढ के एक जगह पर इकट्ठा करके उसको आग लगा दी। जी तो वो एक दौर था कि जब लिखने का शौक तो था, लेकिन मेरे पास वो कंटेंट नहीं था, मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। जी मैंने बहुत बड़े जो राइटर्स थे उनको नहीं पढ़ा था। जी बस उसके जो मैं अगर अब आज बता दूं कि उनके क्या टाइटल थे जो मैं लिखा करता था और क्या सब्जेक्ट्स थे, तो बड़ा अजीब सा है। लेकिन वो समय था, और जी वो जिस उम्र में मैं था उस उम्र के मुताबिक शायद वो ठीक भी होंगे। जी लेकिन बिल्कुल। उसके बाद मुझे वो अच्छे नहीं लगे। लेकिन फिर जब मैंने बहुत से बड़े राइटर्स को पढ़ा, जी और उनके इंटरव्यू सुने, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत पढ़ना चाहिए, जी लिखना कम चाहिए। जी तो फिर उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया और मैंने पढ़ना शुरू किया। जी और लगभग अभी मेरे घर में एक कमरा लाइब्रेरी की, पूरी तरह से उसको हमने लाइब्रेरी में बदल दिया। जी और साहित्य अकादमी अवार्ड जितने भी राइटर्स हैं, लगभग सभी हिंदी हिंदी साहित्य के जो लेखक हैं उनको मैंने पढ़ डाला। जी पंजाबी में भी शिव को पढ़ा, अवतार सिंह पाश को पढ़ा, अमृता जी प्रीतम को पढ़ा, जो बड़े नाम थे। जी तो फिर धीरे धीरे 2006 में शायद मैंने पहली बार जो अपना लिखा, 2006 से जी 2023 तक जी इतना भी लिखा, तो उस लिखे हुए पे मुझे कभी शर्म नहीं आई। जी उसमें मुझे लगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं उसमें वो सारे सामाजिक सरोकार हैं जी जिस पर एक लेखक को लिखना चाहिए। जी जो आसपास का उसका परिवेश है, जैसा वो एनवायरनमेंट देखता है। जी और उसमें बहुत सी ऐसी हैं, जैसे मैं जेंडर पढ़ाता हूँ, जी और जेंडर पढ़ाने के साथ साथ मुझे पहले लगता था जब मैं क्लासरूम में जाता था, तो जेंडर के बारे में बातें करता था, तो मुझे लगता था कि मैं दोहरा चरित्र जी रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि क्लासरूम में मैं बात करता था मतलब कि इक्वालिटी की। जी और जब मैं घर आता था तो घर मेरे ऊपर वो पितृसत्ता का, वही मैं वो उपासक और पितृसत्ता को रिप्रेजेंट करता था। जी तो मुझे एक लगा कि मैं दोहरा चरित्र जी रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने उसको एक करने की कोशिश की। और अब मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझे लगता है जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, वही मैं हूँ, अंदर से भी वैसा हूँ।
जी तो लेखक के लिए भी शायद अंदर और बाहर से एक होना जरूरी होता है। जी तो इस प्रोसेस में फिर 6 से लेके 23 तक जो मैंने लिखा वो 2020 में पब्लिश करवाया। जी जो मेरी पहली किताब आई, जी मैं आदम नहीं। जी और मेरा एक ख्वाब भी था, एक पब्लिकेशन की चेतना प्रकाशन है पंजाब में। जी तो उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी, संपूर्ण पाश काव्य, जिसमें अवतार सिंह पाश का पूरा काव्य संग्रह था। जी अवतार सिंह पाश को तो मेरे ख्याल में हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जो लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं सब जानते हैं। जी उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बर जाना, ना जी होना तर्फ का, सब कुछ सहन कर जाना, और घर से निकलना काम पर और काम से सीधा घर आना, और सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। बिल्कुल। तो अवतार सिंह पाश जी की किताब जिस पब्लिकेशन से छपी थी, तो मुझे मेरा भी मन किया कि मेरी भी किताब उस पब्लिकेशन से छपे। तो मैंने अपना कुछ कंटेंट उनको भेजा और उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी, जी और मेरा जो पहला काव्य संग्रह है वह भी उसी प्रकाशन से छपा। अरे वाह। बहुत ही अच्छी बात रही है कि आपका जो ड्रीम था, आपका जो सपना था वो पूरा हो पाया। और ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आजकल जो लेखन में लोग समझते हैं सिर्फ कि भावनाओं को लिख देना, उतना भर नहीं होता। लेखन एक सामाजिक जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं, कि हम जो लिख रहे हैं वो लोगों को प्रेरित कर पाए, और हम जो लिख रहे हैं वो हम सही तरीके से भी लिख पाएँ, एक सामाजिक रूप से लिख पाएँ। ये नहीं है कि मन की भावनाओं को एक किसी भी शब्दों में पिरो करके लिख देना, फूहड़ता के नाम पर कुछ भी लिख देना, तो वो लेखन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज एक बहुत बढ़िया मैंने वो चीज़ सुनी कि पहले हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी ध्यान देना है, और लिखना बहुत बाद का एक बाद की चीज़ है जो बिल्कुल एंड में आती है। तो इसके साथ ही अब मैं आपकी कोई कविता आपसे सुनना चाहूँगी। तो मैं अपनी वो पहली कविता जिसको मैं बता रहा था, मैं अगर किताब का इस्तेमाल कर लूं तो कोई ऐतराज तो बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल, स्वागत है सर आपका, जैसे। अच्छा अच्छा। तो मैं उस जमाने में फरीदाबाद में अपनी नौकरी के सिलसिले में रहता था। जी और ये देखो कि मैं गांव, जिस गांव से मैं आया हूँ, जी वो सिरसा जिला में एक छोटा सा गांव है, हरनिया। जी तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो किसान परिवार से था। गांव में रहना, मैंने खेती में भी हाथ बटाया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। जी और पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरे फादर अक्सर मुझे ये कहते थे कि तुम वापस जाओ पढ़ाई में। और मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो मुझे खेत के काम में, मुश्किल काम में जानबूझ के डालते थे कि ये इससे उब जाए खेती के काम से और ये वापस एजुकेशन में जाए। जी तो ये उनका, वो कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उनकी सोच इतनी उम्दा थी। वो अपने मतलब कि बहुत ये सोचते थे कि जो मुझे हासिल नहीं हुआ मेरे बच्चों को हासिल होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसी वजह से मैं वापस एजुकेशन में आया, और फिर आने के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जब मैं जॉब में फरीदाबाद गया तो एक छोटा सा गांव, और गांव से सीधा इतना बड़ा शहर जो दिल्ली से सटा हुआ है, एक तरह के मेट्रो सिटीज आप कह सकते हो, वहां के जीवन को मैंने देखा। तो तब मैंने लिखा था, जी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत है सर। हम्म। छोटा जा पिंड, पंजाबी में सुनाऊंगा मैं। बिल्कुल। क्योंकि वो छोटा जा पिंड मतलब छोटा सा गांव। छोटा सा। हाँ, तो मैं घर की बालकनी में बैठा था और सोच रहा था कि मैं घर से, गांव से इतने बड़े शहर में आ गया हूँ, और अपने गांव की जो जिम्मेवारी हैं उसको नहीं पूरी कर पाता था, किसी की खुशी में, किसी के गम में शामिल नहीं हो पाता था, शरीक नहीं हो पाता था। तो एक अंदर टीस रहती थी जी कि मैं अपने लोगों से कितना दूर हो गया हूँ। तो उसी भावना को लिखा था कि मेरे अपने च मैं हुण गैर हुंदा जा रहा, मेरे अपने च मैं हुण गैर हुंदा जा रहा, मैं एक छोटा जिहा पिंड सी हुण शहर हुंदा जा रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा उछाल जो दिसदा नजरां दा सिर्फ वहम है, मेरा उछाल जो दिसदा नजरां दा सिर्फ वहम है, किनारे दे लई भटकदी एक लहर हुंदा जा रहा। बहुत खूब। बाहरों तां मैं शहद हां, बाहरों तां मैं शहद हां, मिठा हां यारो हद दा, अंदरों पता नहीं क्यों दिनों दिन जहर हुंदा जा रहा। बहुत बढ़िया। और मुखौटे हाँ मैं बदलदा नित नਵੇਂ हालात च, मुखौटे हाँ मैं बदलदा नित नਵੇਂ हालात च, सच तो खौफ जदा क्यों हर पहर हुंदा जा रहा। और ठाठा मारदा सी अंदर एक समंदर रीझदा चाहतों का, चाहता हूँ।
ਕਿ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੱਝਦਾ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ख्वाब ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ख्वाब ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਸਲ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਠੰਡਕ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਹੀ, ਪੌਸ ਕੀ ਰਾਤ ਜੋ ਹੋਤੀ ਹੈ, जी ਠੰਡਕ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਹੀ, ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੇਠ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, बहुत ਔਰ खूब ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਚ मैं ਹੁਣ गैर ਹੁੰਦਾ जा ਰਿਹਾ। बहुत खूब बहुत तो बढ़िया। और बिल्कुल शहर में आने के बाद की जो हालात हैं, जो भावनाएं हैं, वो इसमें बिल्कुल आपने बखूबी जो है इसमें बयां की है। तो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि परिवार का कैसा सहयोग रहा आपके इसमें लेखन में? जैसे आप शादी से पहले भी या शादी के बाद जो है क्या बदलाव आए आपके? अच्छा, परिवार में एक तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मेरे मैंने बताया कि मेरे माँ और पिताजी, जी वो दोनों को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली, कभी स्कूल नहीं गए। जी मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसको बोलते हैं, मैं जी पहली पीढ़ी थी जिसको एजुकेशन मिली। जी तो उनको तो बड़ी हैरानी हुई जब पहली बार मेरी किताब आई, तो मैंने किताब का विमोचन किसी बड़े लेखक से ना करवाकर अपने माता पिता से करवाया। बहुत बढ़िया बहुत तो वो मैं कभी भूलता नहीं उस पल को कि उनको पहली बार जब पता लगा कि मैं लिखता भी हूँ, और उनको बड़ी खुशी हुई, और वो अगले दिन न्यूज़पेपर में भी आया। तो जी बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, जैसे आप भी कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा विमोचन हमने बहुत कम देखा है। जी तो और दूसरी बात जो मेरी जीवन की सबसे बड़ी घटना जो इसको कह सकते हैं, मेरी शादी, जी और उसमें जो मेरी वाइफ है चेतना, जी उसके आने के बाद तो पूरी तरह से जो आज मैं लेखक के तौर पर अगर मुझे कोई जानता है तो उसकी वजह वही है, जी क्योंकि वो हिंदी साहित्य की स्टूडेंट थी। जी और जब मैं शादी के बाद, हमारी लव मैरिज थी, तो जब शादी के बाद हम इकट्ठे हुए तो हमारे दोनों का एक डिफरेंस इतना था कि मैं गांव का, वो शहर की पली बड़ी, फरीदाबाद जैसी शहर में उसका बचपन वो बीता, और शौक बिल्कुल अलग थे। उसको हिंदी गाने बॉलीवुड सुनती, मैं पंजाबी गाने सुनता, जी और स्पोर्ट्स में भी उसका किसी और गेम में इंटरेस्ट, मेरा कबड्डी में इंटरेस्ट। तो ऐसे ही लिटरेचर की मुझे जो चेटक या चस्का जिसको बोलते हैं ना, वो उसी ने लगाया। जी वो हिंदी साहित्य की किताबें लाती थी, मैंने पढ़ने का तो था मेरे को शौक, लेकिन उसने ज्यादा हेल्प की इसमें, इसको और भी मुझे मोटिवेट करने की। जब मैं कुछ लिखता था तो पहला मेरा रीडर वही है। जी मैं उसको दिखाता हूँ, मुझे लगा अगर उसको जैसे क्या ना कि ये अच्छी चीज लिखी है, तो फिर मेरा एक्सपीरियंस है कि दुनिया को अच्छी लगती है, फिर मैं उसके बाद शेयर करता हूँ। तो मेरा पहला रीडर भी वही है, मेरा पहला आलोचक भी वही है, और जब कोई भी बहुत अच्छे सुझाव या सजेशंस भी वो दे देते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना चाहिए। जी तो और जो 2006 से मैंने कहा कि 23 तक मैं लिख रहा था, जो भी स्पीड बहुत कम थी मेरी। कई लेखक मैंने देखा है कि बहुत उच्च जो पाए के रहे हैं, जैसे शरत चंद्र चटर्जी की, मैं आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर जी ने उनकी जीवनी लिखी, जी तो उसको मैं पढ़ रहा था। तो उनको तो जो पब्लिशर थे उनको आके कहते थे कि हमें इस पे लिख के दो, तो वो लिख देते थे तुरंत। और कई बार बड़े मनमौजी थे लोग, उनको कमरे में बंद कर देते थे और मजबूर करते थे कि आप हमें लिख के दो न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल, तो वो तुरंत लिख देते थे। जी और मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं, दो तरीके के लेखक होते हैं, एक तो वो होते हैं कि जिसको कोई भी सिचुएशन दी वो लिख देते हैं, जी और मेरा हिसाब ये है कि मैं एफर्ट नहीं करता लिखने के लिए। जी वो दूसरा है कि वो अपने आप ही वो चीज आपके दिमाग में आ जाती है, जी और बिल्कुल वो आपको मजबूर करती है लिखने के लिए, और वो घूमती रहती है 3-4 दिन या 5 दिन, हफ्ता आपके आसपास, फिर धीरे धीरे आप कलम उठाते हो और लिखते हो। जी तो बड़ा स्लो प्रोसेस है। तो जो भी मैंने लिखा, फिर मुझे मोटिवेट भी मेरी वाइफ ने किया कि इसको पब्लिश करवाओ। तो उसकी वजह से उसका मेरा बहुत जबरदस्त है इसमें, इस लेखन में उसका सहयोग। जी उसका मैं कभी भी मतलब कि वो कर्ज नहीं उतार सकता। बिल्कुल, अगर हम सफ़र जो है इस तरह से मिल जाए कि दोनों के शौक मिलते हों, कहीं ना कहीं वो मैच करती हों वाइब्स, तो बिल्कुल ये सफ़र बहुत आसान हो जाता है और मंजिल तक पहुंचना भी बहुत आसान हो जाता है। तो शौक तो इस कदर मिलते हैं
कि हमारा जो, जैसे मैंने बताया ना, हमारा एक सपना है कि हमने आने वाले टाइम में एक कैफे खोलना है जिसको लिटरेचर कैफे के नाम से। जी। तो हम हर साल इंटरनेशनल बुक फेयर में जाते हैं और तकरीबन 8-10 हजार की किताबें खरीद लाते हैं और फिर वो पढ़ लेते हैं, अगले बुक फेयर तक फिर चले जाते हैं। तो ये किताबों के साथ हमारा बड़ा सेम सा इंटरेस्ट है, किताबों जी। को लेके, लिटरेचर को लेके। तो बिल्कुल। काफी चीजें हैं जो मिलती हैं। बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया पर भी आप लोगों को देखती रहती हूँ और मैं खुद भी बहुत फैन होती हूँ आप लोगों को देखकर कि बिल्कुल एक कपल को, और मुझे लगता है दो जीवन साथियों को ऐसा ही होना चाहिए। साथ मिलकर आगे बढ़ने में मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा है। तो बिल्कुल। अगला सवाल यही है कि लेखन के साथ साथ सर आपको और क्या क्या करना पसंद है? लेखन के साथ साथ, जी। लेखन को साथ साथ मैं कुछ छोटा मोटा जो काम करता हूँ वो मैं बताऊंगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको। कि जैसे मैं खाली टाइम में ना जैसे मैंने एक लकड़ी की अलमारी बनवाई। जी। तो उसमें किताबें रखी तो किताबें ज्यादा थी तो वो कम पड़ गई। तो फिर मैंने एक दिन कोरोना में, जब कोरोना काल था, तो हमने अपने सबने जो छिपे हुए जो अपनी प्रतिभाएं, इंटरेस्ट थे, उनको एक्सप्लोर किया। जी। तो मैंने सोचा इसको देखते हैं कि ये कैसे बन सकती है। जी। तो मैंने लकड़ी मंगवा के और खुद ही घर पे वो अलमीरा बना ली। जी। फिर मैंने उसके बाद उसके लिए छोटे छोटे रैक बनाए, जिस तरह मैगजीन स्टैंड्स होते हैं। तो आप कभी मेरे घर आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे वो रैक्स। और मेरा मेरा एक इंटरेस्ट पैदा हो गया। ये पीछे आपको शायद नजर आ रही हो बैलगाड़ी, जी। ये भी मैंने खुद ही बनाई। अरे वाह! तो ऐसे ऐसे और बहुत सी चीजें हैं, जैसे ये नैपकिन स्टैंड अगर आपको दिख रहा होगा, ये वुडन का है। अरे तो वाह! ये, हाँ, तो ये खाली टाइम में मैं छोटे मोटे ये खुरापात करता रहता हूँ और उससे बहुत ना मुझे बढ़िया। मजा बहुत आता है ये काम करने में। जी। तो बहुत और अच्छी बाकी बात है ये जो तो। चीजें शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, जी। वो मेरा मतलब बच्चों के साथ बहुत लगाव है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बड़ा थैंकफुल हूँ अपने बच्चों का कि मैं जब भी, मेरी क्लास कभी भी हो, चाहे वो लंच से पहले हो लंच से बाद हो, हमेशा क्लास भरी रहती है। और बच्चे मुझे बड़ा पसंद करते हैं, बहुत प्यार देते हैं और मेरे घर में आते जाते रहते हैं। और घर में आके और फिर वो, उनको बड़ा मजा आता है, लिटरेचर की बातें करते हैं। और मैंने अपनी जो घर की लाइब्रेरी है उसका कैटलॉग बना रखा है। तो वो मैं बच्चों को दे देता हूँ कि ये मेरे पास, ये घर में लाइब्रेरी में ये किताबें हैं। और थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन किताबों की भी लिखी हुई है कि ये फलां किताब अगर पढ़ोगे हरिशंकर परसाई को तो ये व्यंग्यकार हैं। राहुल शंकरत्यायन को पढ़ोगे तो ये यात्रा वृतांत लिखते हैं। जी। तो वो बच्चे फिर मेरे से किताबें मांगते हैं, मैं उनको इशू करता हूँ अपने घर की लाइब्रेरी से। फिर बहुत उनको बढ़िया। कहता हूँ कि किताब पढ़ने के बाद मुझे बताना भी है इस किताब से आपको क्या मतलब सीखने को मिला। जी। वो छोटा सा नोट्स लिख के उसमें डालते हैं। तो इस तरह की लिटरेरी काम हम करते रहते हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों मन्नू भंडारी की लिखी किताब आपका बंटी जी। एक बच्ची को दी। उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद बड़ा, वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस्ड है वो किताब, हर शिक्षक को पढ़नी चाहिए, वो जो शिक्षक बनना चाहता है। तो वो उसने बड़ा अच्छा सा नोट्स दिया। तो मुझे लगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ। अगर बच्चा किसी लिटरेचर को पढ़ के और बड़ा संजीदा से उसमें मैसेज लिखता है, तो इसका मतलब किताब पढ़ने का मकसद हल हो गया। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और बच्चे बिल्कुल ऐसे शिक्षक को क्यों नहीं पसंद करेंगे जो इतना घुल मिलकर, और आपका जो तरीका है पढ़ाने का वो बिल्कुल हमारे बच्चों को भी बहुत रोमांचित करता ही होगा। तो आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? आप जो लिखने में आपका जो इंटरेस्ट है वो टॉपिक्स कहाँ घूमते हैं? मेरी किताब जो मैंने पहले छपवाई, तो उसकी जो मैंने लिखा होता है ना कि समर्पित किसको की जाती है। जी। तो उसमें मैंने लिखा है कि हाशिए ते रखे हर उस इंसान दे ना जो जी। मनुखी वितकरे का शिकार है। अगर हिंदी में कहूं तो हर वो इंसान जो हाशिए पे रहा है, बिल्कुल। जिसको जो हक मिलने चाहिए वो नहीं मिले क्योंकि उसकी जुबान नहीं है। जी। तो हर उस बेजुबान की जुबान बनने बनने की मैं कोशिश करता हूँ। जी। चाहे वो महिलाओं को वंचित किया गया, हमारे एक्सक्लूजन जहां जहां भी हुआ, उनको शिक्षा से वंचित किया गया, अधिकारों से वंचित किया गया। बहुत लंबा उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है। जी। तो अब जाके भी अब देखो 33% आरक्षण के लिए अभी भी महिलाएं जद्दोजहद कर रही हैं और अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। जी।
उसके बाद ऐसे लोग जो मान लो जिसको कह सकते हैं कि पीछे रहे, जी चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज हो, तो जी जो भी वर्ग हाशिए पे है, मेरी कोशिश ये रहती है कि उसके बारे में लिखा जाए। जी और दूसरे जो सब्जेक्ट्स मेरे ज्यादातर रहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इंसान की अपने आप से एक अंदर से लड़ाई चलती रहती है, जी वो अपने आप को पढ़ने की कोशिश करता रहता है। जैसे मैंने अभी जो कविता सुनाई कि मेरे अपने च मैं हुन गैर हुंदा जा रहा है। बिल्कुल। और एक एक और भी है, जैसे शहरों के आसपास गांव थे जी और जिनको धीरे धीरे शहर खा गया, ऐसे गांवों को जब मैं देखता हूँ तो मेरे मन में एक टीस उठती है। एक पीछे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई, पिपल दा रुख। जी एक पीपल का वृक्ष बोल के बता रहा है कि कैसे मैं गांव में था और धीरे धीरे अब मैं शहर के एक पार्क में पहुंच गया हूँ। और जी वहाँ के लोग और जो गांव के लोग था, उनका डिफरेंस वो बताता है। कैसे उनकी जमीनें चली जाती हैं शहरों में, फिर वहीं उसी शहर में वो मजदूरी करते हैं। तो ऐसा जो आसपास जो तकलीफ जो मुझे देती है जो चीजें, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कुछ मुझे लगता है कि ये चीज है छोटे बच्चों के साथ, या कोई भी इस तरह का यौन शोषण होता है, तो ऐसी चीजों को देख के जब मेरा दिल थोड़ा सा घबराता है या वो हलचल पैदा होती है ना, तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स ज्यादातर मेरे उसमें रहते हैं। जी प्रेम और इस तरह की चीजें शायद मैंने लिखी नहीं है, बहुत कम लिखी हैं। जी। हाँ जी। तो विधा, कौन सी विधा में आप लिखते हैं? कविता है, गजल है, छंद, दोहे, क्या आप लिखते हैं? कविता में तो मैं फ्री वर्स, जिसको खुली कविता बोलते हैं, जी उसमें कुछ एक मैंने लिख दी थी। एक जैसे जो बहुत जो अनुभवी लोग हैं उनको पता होता है गजल क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था, तो मैंने डरते डरते उसको नज्म ही बोला। जी कि मैंने सोचा कि कहीं उसमें कुछ कैलकुलेशन जो उसकी ग्रामर होती है उसमें कुछ कमी हो जाए। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने किताब लिखने के बाद जब उसका आमुख जो पहला जो लिखा जाता है, वो एक प्रोफेसर हमारे वर्मा सर थे पटियाला यूनिवर्सिटी से, तो उनके पास सतीश वर्मा जी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, 100-150 किताबें उनकी आ चुकी हैं, तो उनके पास भेजा। तो उन्होंने आमुख में ये लिखा था कि तुमने कुछ एक ऐसी चीजें भी लिखी हैं जिनको गजल कहा जा सकता है। तो इसके अलावा मैं हिंदी में मैंने व्यंग लिखे हैं कुछ, और जी कुछ मैगजीन्स में वो प्रकाशित भी हुए। जी और बस यही दो विधा है। एक मतलब कि ज्यादातर पोइट्री लिखी है, जी लेकिन मेरा इंटरेस्ट है तो बीच बीच में कुछ व्यंग लिखे हैं जो कई मैगजीन में पब्लिश भी हुए हैं। जी। अपनी कोई कविता या कोई व्यंग जो भी आप सुनाना चाहें? चलो मैं अपनी कविता ही सुना देता हूँ। जी जो मेरे पिता पे मैंने लिखी, क्योंकि बहुत से लेखकों ने माँ पे लिखा है, लेकिन पिता माँ पे भी हमेशा मैंने रह लिखा। जाते हैं। हाँ, पिता एक ऐसा ना थोड़ा सा ऐसा किरदार है जो जो जल्दी से शब्दों में बंध नहीं पाता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कोशिश की थी पिता पे लिखने की, वही आपको सुना देता हूँ। और उसका टाइटल है बापू। जी, स्वागत है। बापू तू साडा गुरूर है, ਅਸੀਂ ਅਕਸ ਹਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, पर भीड़ पैण ते डट जाना तू ही तो है बापू। कि मतलब कि हमारा रोना तो माँ जैसा है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है तो हम उस मुसीबत का जब डटकर उसका मुकाबला करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे अंदर तुम हो। तो इसमें ये कहा गया कि बापू तू साडा गुरूर है, ਅਸੀਂ ਅਕਸ ਹਾਂ ਤੇਰੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਭੀੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਤੇਰਾ ਡਰ ਤੇਥੋਂ ਦੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਕਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਫੀਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਵਹੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਅੰਗੂਠਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੰਨਣਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? क्यों नहीं कलमकारां तेरे ते ग्रंथ लिखे, मां ते लिखे। मां बेशक एहसास है, पर तू अभ्यास है बापू। जिंदगी च मिलिया मेहनत दा फल, अपने कदमां ते खड़े होण दा बल, तू ही तां है बापू। तू बेशक स्कूल नहीं जा सकिया, जी पर तेरी सिक्ख्या इन्हां अदबी अदारियां तो बहुत अगे है। तू बेशक स्कूल नहीं जा सकिया, पर तेरी सिक्ख्या इन्हां अदबी अदारियां तो बहुत अगे है। तेरी दित्ती हर नसीहत साडे लिए अनलिखे संविधान वर्गी है। साडा मान, साडा ईमान, साडी पहचान तू ही तो है बापू।
तू ही तो है बापू। बहुत खूब, बहुत हम्म, खूब। और पिता को जो है शब्दों में सच में ही बांधना लगता है बहुत मुश्किल है। और पिता एक टीन जो है, एक छत जो है वो होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिसकी जो कीमत है वो हमें धूप तूफान इन सब में ही ज़्यादा पता लगती है। जब तक वो होते हैं तो हमें उनकी कीमत जो है वो महसूस नहीं होती। बहुत ही अच्छी कविता आपने कही है। और अब जो है अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका, आप टीचर एजुकेटर हैं एक, तो जी जी। शिक्षक और साहित्य का क्या संबंध आपको समझ आता है कि एक शिक्षक के लिए साहित्य कितना ज़रूरी है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी। क्योंकि एज ए टीचर एजुकेटर मैंने महसूस किया है कि जो किताबें हम करिकुलम में पढ़ाते हैं और उसमें जो मेन मेन जो मुख्य जो भी मुद्दे हैं, जी। चाहे वो जैसे मैंने जेंडर स्टडीज के बारे में बताया, जी। चाहे वो थर्ड जेंडर को लेके हो, जब मैं जेंडर स्टडीज पढ़ा रहा हूँ जी। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि जो एक समाज से हमने मानव समाज से एक वर्ग को अलग कर दिया जिनको हम किन्नर बोल देते हैं। जी बिल्कुल। तो उन पर जब एक नॉवल आप नाला सुपारा हाँ जी। पढ़ो, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, बिल्कुल। तो वो मैं बच्चों को देता हूँ कि इसको पढ़ के आना और जी। बाद में डिस्कशन करेंगे। आप मानोगे नहीं कि बच्चे आके बताते हैं कि हम इस किताब को पढ़ते हुए रोए और हमें ये एहसास हुआ कि हम इंसान जो हैं, हमने हमने बहुत ज्यादती की है कई वर्गों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कैसे उनको समाज से बेदखल कर दिया। तो उनके अंदर मुझे लगता है कि वो लिटरेचर पढ़ने के बाद जो सेंसिटिविटी आती है उसका कोई जवाब नहीं है। पिछले दिनों मैंने एक बच्ची को सुल्तानाज ड्रीम दी, रोकेया सखावत हुसैन की एक छोटी सी वो स्टोरी है, वो नेट पे अवेलेबल है। जी। तो वो बच्ची को कहा कि कल हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में, लेकिन इसको पढ़ के आना। जी। तो वो जब पढ़ के आई तो उनको लगा कि उन्होंने आगे क्लास में उसको प्रेजेंट किया कि वो एक ऐसे इमेजिनेशन करती है, वो राइटर ऐसा करवाती है जी। कि महिलाएं पूरे देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर काबिज हो जाती हैं और पुरुषों को जनान खाना जिसको बोलते हैं उसमें भेज देते हैं। तो जी। वो कैसे वो फैसले लेती है, और बहुत पहले ही लिखी गई थी। जी। तो ऐसी बहुत सी साहित्यिक कृतियां हैं जिनका संबंध सीधा सीधा हमारे करिकुलम से है, जी। चाहे वो चाइल्ड साइकोलॉजी को लो लेनी हो, या जैसे हम कहें तो पार्टीशन के बारे में जब हम जी। हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, तो पार्टीशन में यशपाल का झूठा सच आप बच्चों को दो कि इसको पढ़ के आना और फिर हम डिस्कस करेंगे। जी। ऐसे ही उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए जैसे निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी है, जी। ऐसी किताबें जिसमें इंटरनेशनल चीजें हैं। जैसे किसी का ऑटोबायोग्राफी, मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा, और जी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मुझे मौका जब मिला कोरोना में वो भी पढ़ा। मैंने भगत सिंह की चिट्ठियां भी पढ़ी हैं। और जब हम क्लास में ये पढ़ाते हैं कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जी। उस फ्रीडम स्ट्रगल में दो तरीके के लोग थे, एक गर्म ख्याल के लोग थे, एक नरम ख्याल के लोग। जी। तो उनके साथ साथ जब उनको लिटरेचर पढ़ने के लिए देते हैं ना, तो उनको समझ आती है। होता क्या है कि लोग बढ़ जाते हैं अलग अलग ग्रोहों में। कुछ कहते हैं कि गांधी अच्छा था, कुछ कहते हैं कि भगत सिंह अच्छा था। मुझे वो दोनों ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। और वो तभी अच्छे लगते हैं जब मैंने उनके बारे में पढ़ा है। जब आप व्हाट्सएप से, और आजकल बहुत सा ज्ञान मुझे लगता है इतना व्हाट्सएप बहुत आए। यूनिवर्सिटी बिल्कुल। हाँ हाँ। तो उससे जो नॉलेज मिलनी है उससे बेटर है कोई अच्छी किताब पढ़ो। तो जब वो लिटरेचर की किताबें सारी की सारी करिकुलम से जुड़ी हुई हैं, जी। तो मैं क्या क्या टॉपिक बताऊं, मतलब कि हर टॉपिक पे एक लिटरेचर की किताब है बिल्कुल। और उनको देता हूँ। और पिछले दिनों मैंने एक प्ले भी करवाया था बच्चों से, और उसकी शर्त ये रखी थी कि 8-10 ग्रुप बनाए थे, और जो ग्रुप जीतेगा वो मेरे साथ मेरे घर पे मेरे साथ चाय पिएगा। बहुत तो बढ़िया बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की। वो हो सकता है हमारा आपसी प्यार है बच्चों के साथ, तो वो फिर आए, फिर यहाँ लाइब्रेरी में बैठे, हमने चाय पी, फिर बहुत सी बातें भी की। तो ये जो चीज है, बहुत कनेक्शन है, टीचर को बहुत जरूरी है लिटरेचर पढ़ना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और आज का जो समाज है उसमें साहित्य भी बदल रहा है, तो साहित्य का जो स्वरूप बदल रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? साहित्य का स्वरूप मेरे ख्याल में अगर तो जो सच्चा साहित्यकार है, जो दिल से साहित्य के लिए अपनी जीवन जी रहा है, जी।
वो कुछ नहीं बदला, वो वही लिख रहा है जो वो देख रहा है, जो उसके आसपास जो घटित हो रहा है। अगर पंजाब में कोई संजीदा साहित्यकार है तो वो ब्रेन ड्रेन को देख रहा है कि कैसे बच्चे घरों को छोड़कर विदेश में पलायन विदेश कर जा रहे रहे हैं हैं, जी। और कैसे खेती के लिए भी जो नए नए संकट आ रहे हैं उनके बारे में। लेकिन जो आजकल जिनको मतलब कि ये कहूंगा कि कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो किसी एजेंडा के तहत हैं, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो बिल्कुल सोचकर जो चीजें लिख रहे हैं, लोगों के दिमाग को बदलने के लिए जो चीजें लिखी जा रही हैं, वो मुझे कभी पसंद नहीं आई। और जो सच्चा साहित्यकार है वो आज भी मुझे पसंद है। पिछले दिनों मैंने ज्ञान चतुर्वेदी का पागल खाना नॉवल पढ़ा, तो जी। उसने एक बड़ा अच्छा लिखा कि किस तरह से बाजार हावी होता जा रहा है सब चीजों पर, कैसे जीवन बिल्कुल को धीरे धीरे निगल रहा है, कैसी चीजों को बदल रहा है। बिल्कुल। एक भगवान दास मोरवाल की किताब मैंने पढ़ी, नू मेवात की लाइफ के ऊपर की। मुझे नहीं पता था वहां के बारे में ज्यादा, हालांकि जो आपने शुरुआत में एक रिसर्च प्रोजेक्ट की बात की, वो प्रोजेक्ट मैंने अल्पसंख्यक वर्ग पे किया था, जी जिसमें नू मेवात से मुस्लिम वर्ग से महिलाओं को लिया था और सिरसा से सिख महिलाओं को। जी तो तब मुझे थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला। जी लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की क्या था, कि कैसे कन्वर्जन हुआ और सारी चीजें वो पढ़ने को मिली। जी। तो जो सच्चा साहित्यकार है वो आज भी उन सभी चीजों को लेके सेंटर में रखकर लिख रहा है, बिल्कुल ताकि इंसानी जीवन में सुख सुख ही मतलब कि सारे अच्छे से जिए, किसी को कोई दुखी ना करे। एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है, शांति जिसको कम पढ़ाया जाता है, क्रांति को ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो शांति के बारे में लिखें, ऐसे राइटर आज भी लिख रहे हैं। और जो प्रायोजित हैं, हम्म। वो किसी भी वर्ग के हों, वो मैं उनको साहित्यकारों की कैटेगरी में रखता ही नहीं हूँ। वो तो वैसे ही हैं जैसे बस स्टैंड पे किताबें मिलती है ना, कि सच्ची कहानियों पर आधारित मनोरम कहानियां, वो वैसा साहित्य जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सच्चा साहित्य नहीं लिख सकते। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सच में ही जानना चाहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं है, देश विदेश में घट रही हैं। भारत में भी इतिहास भी ऐसा रहा है। अभी हम लोग भी एक जो है कॉन्फ्रेंस में गए, तब हमें वहाँ जाकर पता चला ऐसा सच कि हमें पता ही नहीं था प्रवासी भारतीयों का। जैसे पथरीला सोना है, श्री रामदेव धुरंधर जी हैं, वो इतना अच्छा लिख रहे हैं, अभिमन्यु अनंत है, कि एक ऐसी कहानी जिन्हें हमें पता ही नहीं था कि भारतीय कैसे जो आसपास के मॉरिशस है, फिजी है, गुआना है, यहाँ पर भी भारतीय ही बसे हुए हैं। तो बिल्कुल साहित्य से हम जुड़ेंगे तो हमें और भी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन बिल्कुल वही मनोरंजन के लिए अगर हम पढ़ते हैं और प्रेम कहानियाँ ही पढ़ते रहेंगे और उन्हें ही लिखते रहेंगे, तो शायद हमें नहीं उन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हो पाएगा, और फिर हम यही कहते रहेंगे साहित्य बदल रहा है। नहीं, प्रेम कहानियों को मैं ये नहीं कह रहा कि साहित्य नहीं है। प्रेम कहानियां मैं लिख नहीं पाता प्रेम के जी ऊपर, लेकिन मैं शिव को पढ़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लिखता है कि मैनू तेरा शबाब लै बैठा, जी रंग गोरा गुलाब लै बैठा, दिल दा डर सी किते ना लै बिल्कुल बैठे, रह ही बिल्कुल। बैठा जनाब जी लै जी जी। बैठा, तो मेरा मैं पसंदीदा है। हाँ। और उसका मैं जो ऑपोजिट है वो अवतार सिंह पाश, वो भी मुझे उतने पसंद है। जैसे मुझे गांधी और भगत दोनों पसंद है, जी वैसे मुझे शिव और पाश भी दोनों ही पसंद जी है। जी जी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मनोरंजन के सिर्फ उद्देश्य से ना लिखा जाए, ना पढ़ा जाए, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो ये अभी सामाजिक जिम्मेदारी से मुझे याद आया, मैंने पिछले दिनों घुमक्कड़ शास्त्र पढ़ा राहुल जी सांकृत्यायन जी जी का। जी जी वो भी घुमक्कड़ी के बारे में बताते हैं कि हमें घूमना चाहिए। जैसे नानक, जो हमारा गुरु नानक बहुत घूमे और उन्होंने बहुत ही लोगों को संदेश दिए। जी लेकिन उसमें एक बात कहते हैं कि घुमक्कड़ी किसी मकसद के साथ हो, जी। कि आप समाज को क्या दे रहे हो, रिटर्न आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे लेखन का है कि अगर हम किस्मत वाले हैं कि इतने लोगों से हमारे साथ जो पढ़ने के लिए स्कूल में शुरुआत हमने की थी, और फिर हमें हायर एजुकेशन मिली, परिवार का सहयोग मिला, बिल्कुल। तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न देना है अपनी सोसाइटी को। तो उस लिहाज से जरूरी है सामाजिक चीजें। जी। तो जैसा कि आप जेंडर पढ़ाते हैं, तो हम देख रहे हैं हमारी जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, एक फेक फेमिनिज्म जो टर्म आती है, तो उसे लेकर बहुत हम देखते हैं बवाल हो रहा है। हमारी जो लड़कियां हैं, नई बच्चियां हैं, वो भ्रमित हो रही हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो एक्सट्रीम है ना, जी वो किसी भी चीज की आती है। जैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम को अगर देखें तो हम दो ग्रुप में बटे हुए हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग।
और इतिहास में अगर देखें तो उतना ही राइट विंग एक्सट्रीम ने नुकसान किया है ह्यूमैनिटी का, जी। लोगों को मारा है, उतना ही लेफ्ट विंग के एक्सट्रीम ने मारा है। बिल्कुल। जितना कत्लेआम राइट विंग के एक्सट्रीम ने किया है, उतना ही लेफ्ट विंग के एक्सट्रीम ने किया है। बिल्कुल। ऐसे ही फेमिनिज्म के साथ है कि फेमिनिज्म अगर आप एक्सट्रीम पे चले जाते हो किसी भी चीज के तो वो नुकसानदायक है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उसकी आड़ में इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दें तो वो अच्छा नहीं है। बहुत सी जैसे आप सिमोन डी वीवर की बुक है द सेकंड सेक्स, उसको पढ़ो, जी। या और भी जिन्होंने जेंडर पे काम किया है और पहली बार मताधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी यूएस में, और फिर उनको वोटिंग का राइट मिला, फिर उनसे हिम्मत लेके बहुत से और भी देशों में महिलाओं ने अपने हकों के लिए लड़ा। तो उस लड़ाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन किसी चीज का एक्सट्रीम मुझे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा है आपने, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और इसके साथ ही अब मैं अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नहीं है, एक सलाह है कि नए जैसे नवोदित जो साहित्यकार हैं उसके उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें, उनको किस राह पर आगे बढ़ना चाहिए? मैं इतना बड़ा लेखक नहीं हूं, सच में मैं भी आप नवोदित पढ़ते हूँ। तो हैं। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। पंजाबी का मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, और राइटर का भी मैं भूल रहा हूँ। तो उनकी एक लाइनें थी कि पढ़ पढ़ अक्षर ढेर कुड़े मेरा वधदा जाए नेर कुड़े। तो उसका मतलब यह है कि जब मैं अक्षर ज्यादा पढ़ता जा रहा हूँ तो मेरे अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा है। जी। उसका और भी थोड़ा सा आसान कर देता हूँ समझाने में, कि जब हम ज्यादा पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि ज्ञान का सागर तो बहुत बड़ा है, बहुत है। अभी तो आपने कुछ बूंदे उसकी चखी हैं। पढ़ा है। और अगर हमें ये घमंड हो गया ना कि हमने बहुत सा ज्ञान हासिल कर लिया है, जी। तो फिर सारी चीजें वहीं रुक जाती हैं। बिल्कुल। तो मैं जो मेरे जैसे जो नवोदित लेखक हैं, बस उनके साथ तो मेरी यही गुजारिश है जो मैंने अब खुद एक्सपीरियंस किया है, जी। कि हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए और बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। ज्यादा से मतलब कि हमें लिखने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, छपने की भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जी। उससे ज्यादा हमारा ध्यान होना चाहिए कि अच्छा जो लेखन जो हो रहा है वो अलग अलग विधाएं हैं, चाहे उसमें यात्रा वृतांत हैं, चाहे उसमें नॉवल है, चाहे वो पोइट्री है, जो भी जिसका इंटरेस्ट है। तो वो नामी जो साहित्यकार हैं जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलते हैं, या बड़े बड़े इंटरनेशनल बुकर अवाइज मिलते हैं, बुकर अवार्ड मिलते हैं, तो इन लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस, पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस निचोड़ के एक किताब में डाल देते हैं। जी। और हमें बैठे बिठाए वही 2-4 दिन में हम किताब पढ़ लेते हैं और उनके सारे एक्सपीरियंसेस हम हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमें पढ़ना चाहिए इन लोगों के इंटरव्यूज, जो आपने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। जी। तो धन्यवाद। आगे भी तुम माशाल्लाह और भी बड़े बड़े राइटर्स का जब इंटरव्यू करोगे जी। तो मेरे जैसे जो अदने लेखक हैं वो उनको सुनेंगे, और जब उनकी बातें सुनते हैं ना तो वो आपको सही डायरेक्शन देते हैं। एक वो उसके लिए जैसे समंदर में जो ये होते हैं ना, जो नाविक होते हैं, तो वो रास्ता ढूंढने के लिए एक पोल स्टार या वो एक लाइट होती है जिसकी तरफ वो देखते हैं। तो हमारे लिए जो बड़े लेखक हैं वो वैसे ही वो प्रकाश स्तंभ हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। उनको पढ़ना, उनको सुनना चाहिए और फिर लिखना चाहिए, मेरा ये मानना है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। पहले हमें पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम कंटेंट इकट्ठा करें, तब हमें लिखने पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरी यात्रा में आपने लिखा भी, आपने पढ़ा भी, तो इस समय आप ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो आपने ज़्यादा महसूस की, आप जिनका सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा? चुनौतियां लिखने में, या जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो सब्जेक्ट्स को लेके मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। हाँ, जिस पर भी आपने लिखा है उस सब में आपने क्या चुनौतियां महसूस की, आपको क्या लगा कि आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था? मैं अपने जैसे ये किताब है, इसका जो टाइटल है ये अपने आप में बता देता है कि कौन कौन सी चुनौतियां थी। जैसे चुनौतियां, मैंने ब्रेन ड्रेन को मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है कि हम बच्चों को बिना ये जाने कि उन बच्चों के अंदर भी साइंटिस्ट होंगे कई, उनको हम विदेशों में भेज रहे हैं आईलेट्स का टेस्ट एग्जाम देके, और वहां जाकर वो बच्चे बेचारे लेबर करते हैं। हो सकता है यहाँ रहते हमारा सिस्टम में तो वो कोई उनमें से कोई ना कोई वैज्ञानिक और अच्छे लेखक भी निकलते। तो ये भी है चुनौती। और चुनौती का एक भूख भी है, एक गरीबी भी है। कि मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें ये था कि हम, मैं और मेरा दोस्त बैठे बात कर रहे थे कि अगर जो दिमाग है
वो भी पेट की तरह हो जाए, और सुबह उठें तो जैसे पेट खाली हो जाता है, दिमाग भी खाली हो जाए। तो वहीं एक मजदूर बैठा था, वो बोलता है कि मैं आपसे बिल्कुल ऑपोजिट सोचता हूँ। मुझे ये लगता है कि दिमाग, जो पेट है वो दिमाग की तरह हो जाए, हर वक्त भरा भरा रहे, और ना काम, ये चिंता कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना ये चिंता कि चूल्हे में आग जलेगी या नहीं जलेगी। तो वो गरीबी भी है जो हम आसपास अपने देखते हैं। शहरीकरण की समस्या मैंने बताई, वो भी मुझे लगती है। जेंडर की भी मुझे लगती है कि अभी इस हक पे अभी और लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। उसके अलावा हर आदमी में होते हैं कई चेहरे हो गए। एक शेर है ना कि हर चेहरे को गौर से देखिए। तो मेरे अंदर ही कई इंसान जैसे हैं, तो वो कई बार मैं उनसे रूबरू होता हूँ, तो अपने अपने बारे में लिखता हूँ, बिल्कुल। अपना मनोविश्लेषण करता हूँ। तो ये चुनौतियां जो मैं आसपास जो अपने देखता हूँ, वही है। और इसके अलावा जो हो रहा है हमारा, कई बार धर्म के नाम पे होता है, जाति के नाम पर होता है। कब तक हम सोचेंगे, कब तक हम इतने संजीदा हो जाएंगे कि हम इंसान हैं? तो कैसे छोटी छोटी चीजों पर दंगे हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं। और ये जो चुनौतियां हैं, ये मुझे तकलीफ देती हैं, और तब मुझे लगता है कि इस पे लिखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत ही अच्छे आपने विषय जो है आपने बहुत अच्छे चुने हैं, जिस पर भी आपने लिखा है। भले ही आपने बहुत देर से यात्रा शुरू की, आपने कम लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत उम्दा लिखा है, और विषय आपने बहुत अच्छे चुने हैं। इसके साथ ही अब अगला प्रश्न यही है कि अब तक आपने अध्यापन भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और पढ़ने का तो आपको शौक है, आप स्पोर्ट्स में भी रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ रहा है आपको जिसका गिल्ट महसूस आप करते हो कि ये मुझसे छूट गया, अभी मुझे ये भी करना चाहिए था? गिल्ट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि छूट जाएगा। वो ये है कि मैं घूमना चाहता हूँ। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मुझे एक विश्व भ्रमण जिसको कहते हैं, पूरा घूमना है, पूरी दुनिया को देखना है कि कहाँ कहाँ दुनिया बसी हुई है, जी। और वो कैसे लोग हैं, वो कैसी सोच रखते हैं। तो ये एक बड़ी मेरे अंदर इच्छा है। मैं अभी तक एक ही बार जा पाया हूँ यूरोप में, उसको भी मेरे ख्याल में मेरा 2012-13 की बात है। और उसके बाद अपने देश में इतनी विविधताएं हैं, बिल्कुल। तो उन सबको देखना चाहता हूँ कि जब तक मेरे ये जो टांगे काम करती रहे, घुटने काम करते रहे, मैं चलता रहूं, तो मैं देख पाऊं दुनिया को। लेकिन जिस तरह से व्यस्तताओं के चलते समय नहीं निकल पा रहा शिक्षण में भी, और तब मुझे ये लगता, ये एक टीस रहती है कि ये ना कहीं रह जाए मेरे से। बिल्कुल। बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जीवन साथी, अच्छा नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी मिला है। बिल्कुल। और माँ बाप मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा। बस ये एक टीस रहती है, लेकिन वैसे कोई ऐसा शिकवा नहीं है लाइफ से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप, ऐसा कुछ रहा नहीं है आपको कि आपको गिल्ट महसूस हो जिसके लिए। और ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं वो महसूस कर पाए। तो अब जो है उल्टा, कार्य। इससे उल्टा लगता है मुझे। जी। मुझे ये लगता है कि गिल्ट की बजाय मुझे ये लगता है कि मैं उतना नहीं था, शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कैसे पहुंच गया हूँ। मैं कई बार हैरान होता हूँ कि जी। कहाँ बिल्कुल एक छोटा सा गांव, और एजुकेशन भी जहाँ इतनी ज्यादा नहीं थी, इतना ध्यान नहीं था, खेती की तरफ लोगों का ध्यान था, अब मैं आ गया हूँ। मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, और लेखन कार्य, और आप जैसे लोग इंटरव्यू के लिए कहते हैं, तो मुझे लगता है यार, इतना बड़ा तू कैसे हो गया है, इतना बड़ा तू है नहीं। तो अंदर से अभी मैं बहुत ही अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। आपने जितनी आपने मेहनत की है, भगवान आपको उतना तो ज़रूर ही देता ही है। और बिल्कुल हम प्लान नहीं करते हैं, हम योजनाएं नहीं बनाते हैं। योजनाएं कहीं ना कहीं भगवान हमारे लिए पहले से ही सब, कहते हैं ना, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। उन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर रखा है। तो बिल्कुल हम मेहनत कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और आप भी, मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ आपका रह गया है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप पहुँच गए हैं। और बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देखकर कहीं ना कहीं प्रेरित हो रहे हैं कि हमें भी उसी रास्ते पर, इसी नेक रास्ते पर चलना चाहिए। तो अब क्योंकि हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक कविता जो है वो हम ज़रूर फिर से सुनना चाहेंगे आपसे। जी जी। तो मैं आपको सुना देता हूँ।
अब तो सारी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि वो उसमें से कौन सी आपको सुनाऊं। और मैं सुना देता हूँ, वही सुना देता हूँ, पीपल का रुख जो मैंने जी बताया। जी जी, स्वागत है। जो एक ऐसे गांव की कहानी है जो शहर के किनारे पे था और धीरे धीरे वो पूरे का पूरा शहर में तब्दील हो गया। जी मैं पिपल दा रुख। ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਤੇ ਦੂਜਾ 5-6 ਕੋਹ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। जी ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਤੋਂ ਆਟੋ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਲਮਕਦੇ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਟਾਹਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਮੇਰੇ सामने जवान हुए ने। जी ये पीपल का रुख मेरे गांव का है। उस गांव में एक पीपल का पेड़ है मेरे गांव में। तो मेरी माँ अक्सर कहती थी कि दोपहर को वहां मत जाया करो, वहां सभी भूत होते हैं। सभी तो लोग बोलते वो हैं। डराती थी। तो ये कहीं ना कहीं वहीं से मेरे अंदर आया कि ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੇਰੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਲਮਕਦੇ, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਟਾਹਣਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੈਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੂੜੇ ਹੈ, ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਲੜਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਫੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛਾਵੇਂ ਖੜੇ ਵੇਖੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਰ ਚੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਰੁੱਖ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੱਕੀਆਂ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖੱਟਰ ਪਟਰ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਾਨੇ ਜਿਹੇ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਾਨਾ ਜਰਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਉੱਗ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੁਰੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ। जी ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪਲਣ ਲੱਗੇ। ਹਰੀ ਘਾਹ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਚ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਵਸੇ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਡੰਡਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟਾਹਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਗਦੇ ਬੁਝਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਇਲਤਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਗ ਲਮਕਾਈ ਕਾਰਾਂ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਕਦਾ ਹਾਂ। मतलब कि इनके घरों में भी घरों में देखता भी हूँ। झांक लेना। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜਾਦੂ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, पर पहुंचते किते नहीं। वो ट्रेडिंग होती है ना, उस पे चलते रहते हैं, तो वो देखता है कि ये लोग चल रहे हैं लेकिन पहुंच बहुत कहीं नहीं रहे। बढ़िया। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਘਾਹ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਛੱਡ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਫੜ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। तो ये जो आखिरी पंक्तियां हैं, इसमें मैंने कोशिश की है ये दर्द दिखाने की कि ये जो गांव की बहू बेटियां थी वो आज भी उनको मैं देखता हूँ, लेकिन उनकी लाइफ क्या बदल गई। अब वो उन घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। बिल्कुल। तो ये थी कविता। बखूबी आपने शहर की जो ज़िंदगी है वो दिखाई है, और ट्रेडमिल पर बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज़, एक एक बारीकी जो है आपने इस कविता में कही है।
और बहुत ही अच्छा। आप बिल्कुल, ये मैं कितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, बहुत उम्दा लिखते हैं आप। और अब क्योंकि बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन घड़ी की टिक टिक कुछ कहती है, अंत जो है अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब अंत में मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ संदेश दें। संदेश कहता थोड़ा भारी हो जाता है और राय देता हूँ सर। व्यूवर्स के लिए ये है कि ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं, जो एक यूट्यूब के माध्यम से जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, जैसे गरिमा एफर्ट कर रही है, तो इनको हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें जो शेयर हो रही हैं ये क्वालिटी की चीजें हैं। जी। आपको यूट्यूब पे, हर एक सोशल नेटवर्किंग पे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मनोरंजन के लिए हैं, जी। लेकिन जो हमारी लाइफ के लिए जो जरूरी है वो जो चीजें हैं वो आप इस पे शेयर कर रहे हो। और व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो व्यूअर्स बेशक अच्छी चीजों के कम होते हैं, लेकिन जो कम हैं वो बहुत दम रखते हैं। तो बिल्कुल। ऐसे व्यूअर्स को जो ऐसी चीजों को देखते हैं जो लिटरेचर की हैं, साहित्य की हैं, उनको तो बस मैं हाथ जोड़ के बस नमन ही करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंत में आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप हमारे मंच पर आए, अपना कीमती समय आपने हमें दिया और अपनी साहित्यिक यात्रा, जो भी आपकी अब तक की यात्रा रही है उसके बारे में आपने हमारे साथ जो है चीज़ें साझा की। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप इसी तरह से लिखते रहें और हम सबको इसी तरह की उम्दा जो कविताएं हैं वो पढ़ने को मिलती रहें, और आगे भी अनेकों अनेक जो पुस्तकें हैं वो आपकी आएँ। और इसके साथ ही अब हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं। दो पंक्तियां मैं सर के लिए कहना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये, किसी किसी पर ही बरसती हैं, किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने अपना समय हमें दिया और अब हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। शुक्रिया गरिमा।